तो उस मामले में जब हरियाणा के बारे में जब आया तो हरियाणा में जिस दमखम के साथ बीजेपी ने आरएसएस ने काम किया, फिर दिल्ली में भी इसका कंट्रीब्यूशन देखा गया। तो निश्चित तौर पर आरएसएस के बिना तो काम नहीं हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वोटर लिस्ट बनवाने में या वोटर कार्ड खो गया है दोबारा इशू कराना है, इस सब में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। समाज सेवा में तो उनका उनका जवाब नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को आरएसएस से परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आरएसएस के प्रति कांग्रेस का क्या चिंतन है सबको पता है। इमरजेंसी में उस पर पाबंदी लगाई गई थी, वो सबको पता है। बावजूद इसको 100 साल की यात्रा आरएसएस पूरा कर चुका है और निश्चित तौर पर आरएसएस एक माइलेज देगा। और कहीं ना कहीं जो काम बदलाव चाहता है, आरएसएस जो बदलाव चाहता है, हिंदुओं को जो सुरक्षा देना चाहता है, वो किसी न किसी रूप में सरकार के जरिए समय समय पर छन छन कर आएगा। जैसे पहले भारत पाकिस्तान से जो वहां सीमा पार से जो आते थे, वहां के नागरिकों को कुछ वर्षों के बाद नागरिकता मिल जाती थी। उस पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो कानून में बदलाव आया, अब आसान नहीं रहा है कि कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान का कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति आसानी से भारत का नागरिक बन जाए। आसान नहीं रहा है, उसके लिए सिटीजनशिप पाना बहुत मुश्किल काम हुआ है। ये कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडा में शामिल है और आरएसएस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम करती है। आरएसएस को मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी वायलेंस में उसका हाथ होता है। उसकी एक पॉलिसी है, उसकी एक नीति है, उस नीति को चाहती है कि उसको अमल करें। मुसलमानों को बार बार वो बताते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, आप हिंदू समाज से ही निकल कर आए हैं। और इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी बहस होती रही है और इन्होंने मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश की है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपका नुकसान नहीं करना चाहते हैं, बस आप देश के प्रति और ये समर्पित समझाने में रहिए। काफी हद तक कामयाब भी तो हो गए। दिल्ली के जो चूंकि अब दिल्ली में ताजा विधानसभा चुनाव हुए और उसके रिजल्ट सामने आए, और शिवेश प्रताप जी से मैं चाहूंगी इस पर रिएक्ट आप जरूर करें, क्योंकि दिल्ली के आंकड़े इसलिए भी चौंका गए। मुस्लिम बहुल जो इलाके थे वहां पर बीजेपी कैंडिडेट भारी मतों से जीते। खबर कुछ ऐसी भी थी कि मुस्लिम परिवार आपस में ही बट गए। वहां जाकर मुस्लिम महिलाओं ने जमकर बीजेपी को वोट दे दिया और कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे के पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दिया। आरएसएस की बड़ी भूमिका रही इसमें। देखिए, संघ कभी भी ऐसे किसी भी राजनीतिक उसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि संघ मूलतः जिस हिंदू समाज की बात करता है, जिस हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इसकी बात करता है, तो वह एक सांस्कृतिक और समावेशी हिंदुत्व की बात करता है, जिसमें यह माना जाता है संघ के द्वारा कि इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोग, जिसके पूर्वज यहाँ पर रहे हैं, वह सभी हिंदू हैं। और उसके दायरे में, उस विस्तृत परिभाषा के अंदर जो है, भारत भूमि के मुस्लिम और ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मतावलंबी आते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय यहां है कि संघ उपासना परक धर्म की बात नहीं करता, वह एक सांस्कृतिक परक धर्म की बात करता है, और जिसमें तमाम प्रकार की पूजा पद्धतियों के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस कारण से संघ का जो एक विचार प्रक्रिया है, एक जो दर्शन है, वह इतना सर्वसमावेशी है कि जब संघ को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति संघोन्मुख होगा, संघ को बाहर से नहीं समझा जा सकता। बाहर से समझने और देखने वाले व्यक्ति को संघ समझ में नहीं आएगा। संघ में आप जब शाखा में जाएंगे, संघ को समझेंगे, जब अनुभूत करेंगे, संघ की भावनाओं को अनुष्यूत करेंगे, तब आप संघ को समझ पाएंगे। और यही कारण है कि जैसे जैसे यह बैरियर टूटा, जो लोगों को पहले डराया गया था कि संघ ऐसा है वैसा है, जब लोगों ने संघ को देखा, जिस तरह से संघ के सेवा प्रकल्प लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने ये देखा कि जो उन्हें बताया गया था या भ्रमित किया गया था, बरगलाया गया था, संघ तो ऐसा नहीं है। और संघ के जितने भी विचार हैं, जितने भी कार्य हैं, संघ परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वहां पर कहीं पर भी जाति, पंथ, मत, मजहब, किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और इस कारण से अब लोगों के
भीतर जो संघ के प्रति एक स्वीकार्यता दिख रही है, कहीं ना कहीं वह स्वीकार्यता संघ परिवार के लिए भी है, और संघ परिवार में ही एक भारतीय जनता पार्टी भी आती है। तो अगर संघ के किसी भी एक बात विराट पूछूं आपसे, विचार का लाभ किसी भाजपा को मिल रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ आरएसएस जो चिंतक होते हैं बड़ा धारा प्रवाह बोलते हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप भी ऐसे ही अच्छा बोल रहे हैं। अब आरएसएस के परिवार का हिस्सा है बीजेपी, ठीक है, मार्गदर्शक के तौर पर आप लोग काम करते हैं। आपने कहा डायरेक्टली राजनीति में कोई दखल होता नहीं। क्या इन फ्यूचर हम कभी भी आरएसएस को किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर या उनके लिए काम करते हुए देख सकते हैं क्या? आपने बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है, और आज से कुछ वर्ष पहले विज्ञान भवन में परम पूज्य सर संघ चालक जी ने 3 दिवसीय एक कार्यक्रम किया था, और उसमें जब यह प्रश्न उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि संघ से जो भी सहायता मांगता है संघ के प्रचारक वहां संघ देता है। हमारे पास कोई भी ऐसा अन्य समूह, दल या राजनीतिक पार्टी नहीं आई। जब कोई आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी संघ के पास जाएगी तो संघ इस पर विचार करेगा। अब आप रुक जाइए चित्रा बाथम जी, ऐसा लगता नहीं कि राहुल गांधी और जो बाकी कांग्रेस लीडर है अपना ही नुकसान कर रहे हैं बार बार आरएसएस को पानी पी पी कर कोसने का? क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे आरएसएस के लोग कहते हैं भाई राजनीति में हमारा ना कोई दखल है, ना सीधा हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। हाँ, सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका जरूर निभा सकते हैं, और ऐसे में अगर पानी पी पी कर कोसेंगे आरएसएस को तो नुकसान नहीं हो जाएगा? और जैसा अभी शिवेश जी ने कहा भी, इन फ्यूचर अगर कोई पार्टी आती है तो हाँ हम मदद करेंगे, तो पहुंच जाइए। रचना जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये देश 1947 में करीब 1400 साल के बाद मेरे ख्याल से आजाद हुआ था, और ये जब देश बना था इसके फाउंडिंग फादर्स ने इसकी जो रखी थी नींव, वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर रखी थी। वो सत्याग्रह के ऊपर रखी थी, वो डेमोक्रेसी के ऊपर रखी थी, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रखी थी, वो नेशनलिज्म के ऊपर रखी थी, वो इंक्लूसिवनेस के ऊपर रखी थी, वो सेक्युलरिज्म के ऊपर रखी थी, वो सोशलिज्म के ऊपर रखी थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि संघ इसमें से कितने प्रिंसिपल्स के ऊपर एक्चुअली काम करता है? पिछले कुछ दिनों में मोहन भागवत ने जिस तरह की टिप्पणी की, जिस तरीके के उनके भाषण रहे, मेरे को तो बड़े पसंद आए, और बिल्कुल निष्पक्ष उनके भाषण थे। जब चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हुई थी ना, बड़े निष्पक्ष थे उनके भाषण। शब्द को बाद में जोड़ा गया, सेकुलरिज्म शब्द को बाद में जोड़ा गया, संविधान बनते समय यह नहीं जोड़ा गया था। 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इनके 100 साल के सफर में इनको कोई भी एक व्यक्ति ऐसा दलित पिछड़ा वर्ग से नहीं मिला जो इनके सर संघ चालक का पोस्ट ले सके। इनकी मंशा ही नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपने कहा दिल्ली के चुनाव में मुस्लिम समाज ने भर भर के इनको वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए, जरूर दिए, हाँ सबके सामने है, लेकिन क्या इसके बावजूद ये सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए इन्होंने क्या कम कोशिश की? नागपुर में औरंगजेब के खिलाफ जो हुआ है, जो राइट्स हुए हैं, क्या इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है? क्या बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है? वोट समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी की थी, बवाल तो वहां से शुरू हो गया, आप ये भी तो जानिए। और अगर बीजेपी ने इतना खराब काम किया, आप खुद कह रही हैं कि हाँ मुस्लिम समाज ने वोट दिया, अगर कांग्रेस इतनी बेहतर होती, विचारधारा इतनी बेहतर होती, या अपना काम आप लोगों के बीच में पहुंचा पाते, तो क्या वो वोट आप नहीं पाते? मैं आपको वही बता रही हूँ कि आज इनकी बात हो रही है, आरएसएस की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी आइडियोलॉजी फर्जी राष्ट्रवाद की है। इन्होंने देश को इतना सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है कि जब 1947 में हम सत्याग्रह को लेकर हम इस देश में इंडिपेंडेंस लेकर आए थे, आज ये आलम हो गया कि कोई भी सत्याग्रह में विश्वास नहीं रखता है, और सांप्रदायिकता की आग में इन्होंने देश को झोंक दिया है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है? आपको याद है मोहन भागवत ने अभी पिछले दिनों क्या क्या टिप्पणी की थी? आपको याद है जब बीजेपी और आरएसएस के बीच में मनभेद की खबरें सामने आने लगी थी, मोहन भागवत ने प्योरली बहुत निष्पक्ष बातें कही थी अपने भाषणों में, और तभी चर्चा बहुत तेजी से बढ़ी थी। बोल देना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल देना, उससे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। फिर तो ये आपके लिए भी है, फिर तो ये आपके लिए भी मैं कह सकती हूँ, फिर तो ये मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ कि सहूलियत में जब जो सही लगा वो बोल दिया। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, यही मैं आपको बता रही हूँ रचना जी। चलिए मैंने मान लिया कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन फिर भी नतीजे तो आप देखिए,
आप सोच रहे थे हरियाणा जीत जाएंगे, आप नहीं जीत पाए। आप सोच रहे थे दिल्ली में कुछ कमाल कर जाएंगे, आप नहीं जीत पाए। फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां कहां का एग्जाम्पल दूं? अब तो बिहार भी नजदीक है, मालूम पड़ जाएगा। मुझे लगता है चुनाव डिसाइड कर देते हैं। मुझे लगता है कि चुनावों में पता चल जाता है कि जनता ने आपको कहां आका है, कहां रखा है, कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करती है, किस पर कितना भरोसा है, ये चुनावों में तय हो जाता है। आपके पास भी उतना ही मौका होता है जितना बाकी पार्टियों के पास में होता है। कि हम जनता ने हमको बहुत अच्छा बहुमत दिया है 2024 में, इसीलिए एनडीए की सरकार बैसाखियों पे आ चुकी है। ये कहां से सपने देख रही हैं आप? कौन सी बैसाखी पर आई है? और आप जेडीयू और टीडीपी के इंडिया गठबंधन में कितने दल हैं? इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा कौन है? क्यों मोदी और क्यों बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को साथ में आना पड़ गया? कौन है बैसाखी पर? की बात करें, मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक एक करके उधेड़ रही हूँ, लेकिन आपका उसके ऊपर एक भी जवाब नहीं आया। क्योंकि मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। मैं जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। मैंने कहा ना मोहन भागवत ने पिछले दिनों जो बयान दिए वो बड़े प्रभावशाली थे। सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी पर या किसी शख्स पर टिप्पणी करना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो मोहन भागवत ने की। मौलाना शहाबुद्दीन जी, एक खास विचारधारा बना लेना और आंखें मूंद कर उस पर चलते रहना, क्या ये बहुत बड़ी गलती, खामी हो रही है आज राजनीतिक पार्टियों के सामने, जो कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है बीजेपी के साथ? देखिए, कभी आरएसएस कहती है बीजेपी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कभी आरएसएस कहती है कि बीजेपी हमारा पॉलिटिकल विंग है। खैर, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो है अभी बताया तो उन्होंने पारिवारिक रिश्ते हैं, परिवार का हिस्सा है, आरएसएस का परिवार है बीजेपी। हमने कई ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के लीडरान हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है और हम एक अलग बॉडी हैं। खैर, कोई बात नहीं है, मगर अभी जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, तो उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें गुज़िश्ता दिनों कही। जब बड़ा शोर था, एक हर मस्जिद में मंदिर तलाश किया जा रहा था, जामा मस्जिद, बदायूं, शमसी, वहां में मंदिर तलाश किया गया, सम्मल की मस्जिद में मंदिर तलाश कर लिया गया, ऐसे ही 4-6 और जगह मंदिर तलाश कर लिया गया। तो एक शोर था पूरे देश में। तो उस शोर को कंट्रोल करने के लिए और बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये कही कि वही नागपुर में एक कोई दशहरा मेला था, उसमें अब हिंदू भाइयों को खिताब कर रहे थे। उसमें खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर मस्जिद की सीढ़ियों में मंदिर मत तलाश करो, हर मस्जिद में जा करके मंदिर मत ढूंढो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। फिर इसी बात को सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया। मैंने भी मोहन भागवत जी की खूब तारीफ की, स्वागत किया उनके बयान का। मगर बहुत सारे ऐसे हिंदू लीडर थे, उन्होंने विरोध किया मोहन भागवत जी का और उनकी बातों को कंडम किया। उसमें खास तौर पर विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद ने तो खुल करके कहा, कई लोग मेरे साथ में थे, कई टीवी डिबेट में बैठे थे, उन्होंने खुल करके मुखालफत की विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। जबकि विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी आरएसएस का अंग है और ये भी एक मजहबी विंग है, मजहबी विंग के तौर पर ये काम करता है, साधु संतों लोगों का जमावड़ा इसमें होता है। खैर, फिर उसके बाद में अभी जब बाबर, औरंगजेब और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तुगलक, मुगल, इन तमाम लोगों का जिक्र चला, कोई कभी किसी की औलाद कहता था, कोई किसी औलाद कह के मुसलमानों को गाली देता था। तो इस दरमियान भी मोहन भागवत जी का एक बड़ा अच्छा बयान आया और उन्होंने कहा कि अब इन तमाम चीजों की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षा की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए। एकदम सही। ये भी उनका बयान बहुत अच्छा बयान था। एकदम सही। और ये जो बयान आपने याद दिलाए हैं, अच्छा हुआ कि आपने उन्हें कुछ वर्ड्स के माध्यम से याद दिलाने की कोशिश की और यहाँ पर इस डिबेट में सामने रखा। इन्हीं बयानों का जिक्र मैं कर रही थी चित्रा बाथम जी, कि पिछले दिनों मोहन भागवत ने जो बयान दिए वो दिल को बड़ा सुकून देने वाले और भाने वाले थे, इस सोच के साथ में कि निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन शिवेश जी, क्या वाकई कुछ मनभेद या मतभेद थे क्या जब मोहन भागवत इतना खुलकर बात कर रहे थे, और आज उसी को दूर करने के लिए क्या ये पूरी तस्वीर सामने रखी गई जो 4 घंटे तक लगभग हमने देखी? मोहतरमा मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड लूंगा। अच्छा, 5 सेकंड। शहाबुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
आरएसएस के जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मुसलमानों के दरमियान जो आरएसएस के ताल्लुक से गलतफहमियां हैं, एंटी मुस्लिम आरएसएस को माना जाता है, इसको दूर करने की कोशिश करें। और आज के माहौल में जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, टकराव की नौबतें आ रही हैं, इसको भी दूर करने यानी की आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहन भागवत पिछले दिनों जो खुलकर बात करते रहे वो इस पर भी बात करें। शिवेश जी, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा और शाहबुद्दीन जी की भी बात पर रिएक्ट कर सबसे दीजिए। पहले मैं शाहबुद्दीन जी की बात का जवाब दूंगा कि उनको या और भी जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको भी पहले तो संघ को जानना चाहिए, संघ की शाखा में आइए, संघ को समझिए और आपकी सभी भ्रांतियां इस प्रकार की दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, जब मैं संघ परिवार की बात होती है तो देखिए, परिवार में यह जरूरी नहीं है कि परिवार का हर सदस्य आपके साथ सभी विचारों में एकदम से समवेत हो। और मैं मानता हूं कि जब हम बात करते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की और स्वायत्तता की और सब चीजें, तो पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी यह कहा है कि संघ परिवार के तमाम ऐसे जो संगठन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए और विचार करने के लिए। और मुझे लगता है कि इतने विस्तृत वटवृक्ष में संघ परिवार के यही सबसे खूबसूरत बात है कि कई ऐसे विषय आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो है मजदूर संघ या कोई भी अन्य जो संगठन है, जैसे स्वदेशी जागरण मंच है, उसकी भी असहमतियां रही हैं और उन असहमतियों मेरी बात का जवाब मिल गया आपके जवाब में। शिवेश जी, मेरी बात का जवाब मिल गया। और हाँ, आपने ये इनकार नहीं किया आपने कि ऐसा कोई मनभेद या मतभेद की बात नहीं थी। आपने कहा एक परिवार होंगे, अलग अलग सदस्य होंगे, तो इस तरह की चीजें परिवार में भी सामने आती हैं। लेकिन मुकेश जी, बिहार इलेक्शन नजदीक है और उससे पहले ये कार्यक्रम में पहुंचना और इस तरीके से भाषण देना, क्या बिहार इलेक्शन ध्यान में रखा गया होगा? नहीं, देखिए, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी नागपुर गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि नागपुर गए हैं और वहां पर जो है उसका उद्घाटन करना था, विस्तार हो रहा है वहां के नेत्रालय का, तो उसके सिलसिले में गए थे। तो नागपुर में अगर जाएंगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर में अगर मोहन भागवत जी से नहीं मिलेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी एक अधूरी एक प्रकार से वो रहेगी। लेकिन देखिए, चुनाव तो बट वो पिछले 2 कार्यकाल में नहीं गए, ये भी बात है। नहीं, मुझे आप बताइए कौन से प्रधानमंत्री गए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी भी जब गए थे, पीएम मोदी गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। पीएम मोदी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पीएम मोदी इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे 2 बार जा चुके हैं नागपुर में, मुख्यमंत्री होते हुए गए हैं। तो अब ये करना कि साहब क्यों नहीं गए, ये नहीं गए ना। अब आप देखिए, अल्टीमेटली हम लोग क्या, देखिए, आम मतलब गुठली कहते हो, आम खाइए गुठली मत गिनिए। आप देश के अंदर अंतर्गतवा क्या हो रहा है, क्या देश के अंदर आरएसएस के प्रति मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी ने बीजेपी को भी उनको आलोचना में घेरा है, कई बार घेरा है। तो जब भी उनको कहीं विचार वो लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सही रास्ते पे नहीं चल रही है, और मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अंधभक्तों की तरह से जो है हर बात को सपोर्ट मत करिए। अब आप ये देखिए, दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ये हो रही है कि आप बार बार कहते हैं कि साहब ये सेकुलर कंट्री है, लेकिन मुझे बताइए, मऊ के अंदर जिस प्रकार से जब चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए तो वहां पर स्टोन पेल्टिंग करने की क्या जरूरत थी? मुझे बताइए कि और कौन से उलेमा ने, कौन से ऐसे क्लर्जी ने कंडेम किया है? खुल के गाली देते हैं ओवैसी हिंदुस्तान को, कौन से खुल करके किसी ने भी मोर्चा निकाला कि ओवैसी को जो है निकाला जाए? खुलेआम गाली देते हैं। लेकिन आप हिंदुओं के अंदर देखेंगे कि एक दूसरे की आलोचना करते हैं। अगर कहीं पर कोई हिंदू गलत जाता है तो दूसरा हिंदू आलोचना करता है। लेकिन इनके अंदर इसको ऐसे भी देखिए ना मुकेश जी, इसको ऐसे भी देखिए ना, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी तो देखिए ना कि फिर उनका सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं मिलता ना। वो चंद लोग सपोर्ट करते हैं, वो बात अलग है। और आप कह रहे हैं हिंदू पर कटाक्ष करता है, तो आप आबादी के लिहाज से भी तो देखिए ना, बहुसंख्यक लोग हैं, ज्यादा संख्या में लोग हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अभी शिवेश जी भी कह रहे थे, परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य की राय एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि मान लीजिए जैसे अबू हाशमी ने इससे क्या कहते हैं बाप उस पर निकाला, अपना कटाक्ष किया, उसको लेकर के तमाम जगह राइट्स हुए, और किसी भी उलेमा ने उसकी खुल करके विरोध किया है? मुझे जरा बताइए। हमने किया। आप लोगों ने एक देखिए, आवाज जो है छोटी मोटी हर तरह की बातें होती है किसी भी तरह के बयान पर मुकेश जी। कोई लोग बयान के समर्थन में आ जाते हैं तो कोई लोग फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की लीडर्स या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी फिर नुकसान उठाती हैं।
लेकिन तपन भारती जी बतौर पत्रकार इस पूरे सिनेरियो को समझ, दो सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, बोलिए, 2 सेकंड में खत्म बोलिए, कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप खुलकर के विरोध नहीं करेंगे, एक दो वक्तव्य निकालने से काम नहीं चलता। वो ऐसा लगता है कि एक सखाहट में आपने एक आदर्श रूप से एक बात कही, लेकिन आप उनके खिलाफ मोर्चा निकालिए, उनको बैन करिए, लेकिन एक प्रकार से परोक्ष अपरोक्ष रूप से उनको समर्थन मिलता है। और यही कारण है जब ये इस प्रकार की आप एक तरफा कार्यवाही करते हैं, और जब कोई दूसरे पर क्रिटिसाइज करता है तो आप लोग उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर मोर्चा निकालते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच में जो अंतर है, जो अनुपातिक अंतर है, उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे, बराबर की आवाज निकालिए, तब इस देश के अंदर जो है सौहार्द फैलेगा। लेकिन अगर आप एक तरफा बात करेंगे, सेकुलरिज्म के आड़ में करके तुष्टिवाद की बात करेंगे, और जब मेजॉरिटी हिंदू के बारे में हित में वो होता है, तब आप उसका जो है खुल करके विरोध करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है नेताओं की बयानबाजी, नेताओं के काम, नेताओं का लोगों के बीच में जाना या नहीं जाना, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है जो चुनावों में सामने आ जाता है, और फिर जैसे रिजल्ट सामने आते हैं वो मालूम पड़ जाता है कि जनता किसके साथ है, या फिर किस पर भरोसा कर पाई या किसे वो भरोसा नहीं कर पाई। लेकिन तपन जी, ये जो पूरा कार्यक्रम रहा और ये जो अलग अलग टिप्पणी अभी सामने आ रही हैं, हालांकि डिबेट में बैठे हुए लोग अलग अलग राय इस पर रखते हैं, लेकिन इस दौरे का क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई सोच हो सकती है, कुछ साबित करने के लिए ये तस्वीरें सामने रखना, क्या ऐसा कोई सोच इसके पीछे आपको नजर आ रही है? और क्या बिहार इलेक्शन जोड़कर देखें? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि बिहार इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की यात्रा है। प्रधानमंत्री को बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, विदेश का मामला है या आर्थिक मामले हैं, ट्रम्प सरकार की ओर से जो बहुत सारी बंदिशें लगने की देशा को लेकर भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं भारत सरकार की ओर से। बहुत सारी चीजों में प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो समय नहीं मिलने के कारण हमेशा आए ये जरूरी नहीं है। उन्होंने बिल्कुल शिवेश जी ने सही कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार गए और प्रधानमंत्री के तौर पर जब मौका मिला तो चले गए, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि वो संघ के प्रचारक रहे हैं, समर्पित रहे हैं, और बहुत सारी बताते हैं कि बहुत साधारण जिंदगी बिताते थे मोदी जी। बाइक पर बैठ के जाते थे और बहुत सारी छोटे छोटे वाहनों में उन्होंने यात्राएं की। एक बार मुझे याद है कि जब संघ के प्रचारक थे तो दिल्ली से बम्बई की, दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा कर रहे थे, तो 2 महिलाओं को बर्थ रिजर्वेशन नहीं मिला था रेलवे, तो बताते हैं कि मोदी जी ने उनको अपना बर्थ दे दिया और नीचे जमीन पर लेट गए। तो जमीन से जुड़े हुए प्रधानमंत्री हैं, खैर ऐसे तो अनगिनत कहानी और किस्से हैं जो पीएम मोदी से जुड़े हुए हैं, और यही संघर्ष उन्हें वहां तक लेकर आया है जहां आज वो हैं, और अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय लीडर्स में वो शुमार हैं। चित्रा जी, 20 सेकंड में आपको लेना चाहूंगी एंड कमेंट, बतौर महिला भी, और सिर्फ एक ऐसी लीडर आप हैं जो अपनी बात मुखालफत में कह रही थी। देखिए रचना जी, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आरएसएस गोडसे उपासकों की एक फैक्ट्री है। वो इस देश में गांधी और अंबेडकर की सोच को कभी नहीं अपनाएगी। और आप इमरजेंसी के उपासक हैं, आप इमरजेंसी के उपासक हैं। आपातकाल लगा करके आपने पूरे देश के जो संविधान का ठीक है 20 सेकंड भी आपके खराब हो गए, और यहाँ भी कटाक्ष एक दूसरे पर करने से आप लोग बाज नहीं आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मुकेश त्यागी जी